अविनाश कुमार। आप देख रहे हैं शिफ्ट इंडिया का स्पेशल कार्यक्रम चुनावी चर्चा। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे बिहार की मौजूदा जो राजनीतिक स्थिति है और बिहार में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, इसको लेकर जो राजनीतिक दल हैं वो कितनी तैयारी कर पाए हैं। साथ ही चुनाव आयोग की तरफ से जो जारी दिशा निर्देश है और जो प्रोटोकॉल तैयार किए गए हैं, जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं, उसके अनुसार ये जो अब रेस है सत्ता का संग्राम का, वो अब कहाँ तक पहुँचा है और क्या कुछ हलचल है। इस सेशन में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी धनंजय कुमार। इनसे सारे पहलुओं पर चर्चा करेंगे। चूँकि एक तरफ महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर रार चल रहा है, वहीं एनडीए गठबंधन में भी स्थिति कुछ ठीक नहीं है। एलजेपी लगातार बागी तेवर अपनाए हुई है। लगातार जिस तरह से चिराग पासवान जो लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि हमें अगर पर्याप्त सीटें नहीं मिली तो हम 143 सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर तैयार हैं। तो सर, जिस तरह से आज से पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन ये राजनीतिक दल अब तक साफ नहीं कर पाए हैं कि उनके उम्मीदवार कौन होंगे, कौन मैदान में उतरेंगे। क्या कुछ लगता है? देखिए, ये पहली बार विधानसभा चुनाव में ऐसा हो रहा है कि आपको आज एक तो पहली बात है कि जो पहले चरण का बिहार में 3 चरण का चुनाव होने हैं और 3 चरण के चुनाव होने हैं, और आज से जो पहले चरण का चुनाव है जो 71 सीटों पर होना है, वो उसका आज से नामांकन शुरू हो गया है। और आपको बता दें कि जो आज से नामांकन शुरू हुआ है वो 8 अक्टूबर तक नामांकन चलेगा। उसके 9 तारीख को जो स्क्रूटनी होगा, छटनी होगा, उसके बाद आपको जो 12 तारीख को नाम वापस लेने की जो डेडलाइन है वो जारी किया हुआ है। और अभी बता दें कि अभी इस बार जो विधानसभा चुनाव होने हैं, इसमें एक अजीबोगरीब स्थिति पैदा हुई है। ये नहीं है कि महागठबंधन में ही केवल हुआ है, ये एनडीए गठबंधन में भी यही हाल हुआ है कि अभी तक नामांकन शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी कोई भी किसी भी गठबंधन में, चाहे महागठबंधन हो या फिर एनडीए हो, अभी सीटों का जो फाइनल फार्मूला है वो अभी तय नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि जो महागठबंधन है उसके साथ जो सीपीआई सीपीएम रहते हैं और उसके साथ भाकपा माले भी रहते हैं, तो भाकपा माले के साथ संबंध टूट गया है। और उन्होंने इसी बात पे, जिस तरह से महागठबंधन को एक एक करके उसके साथी छोड़ते जा रहे हैं, सबसे पहले जीतन राम मांझी, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा, उसके बाद अब सीपीआई-एमएल जी, वही बात। क्या जो समीकरण बनते जा रहा है, लोग एक दल छोड़ करके, गठबंधन छोड़ करके और तीसरे फ्रंट में जा रहे हैं, तो क्या लगता है जी क्या बनेगा? वही बता रहे हैं हम कि जैसे इस बार महागठबंधन में जो आपको बता रहे हैं कि जो लालू प्रसाद राजद सुप्रीमो हैं, एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे थे, लेकिन उनको, हालांकि वो अभी सजाते हैं और रिम्स अस्पताल में इलाज करा रहे हैं और वो जेल में सजा काट रहे हैं, इसकी कहीं ना कहीं कमी महागठबंधन को खल रही है और उसका खामियाजा राजद को हो सकता है कि इस विधानसभा में भुगतना पड़े। सर, आप कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव सजा याफ्ता हैं, तो सजा याफ्ता हैं तो ठीक है। अभी अंदर खाने से खबर आ रही है कि 60 सीटों का नाम जो है आरजेडी तय कर लिया है और वहां से उम्मीदवारों की लिस्ट पटना पहुंच गई है। तो जी, जब सजा याफ्ता है और सारी खेल जो है आपको बता दें, जो महागठबंधन में जो लालू प्रसाद हैं अभी भी, हालांकि वो जेल में हैं, लेकिन उनकी भूमिका आज भी महत्वपूर्ण है। और ये जो सीट का फार्मूला है, कौन किस सीट पे लड़ेगा या फिर फार्मूला कैसे तय किया जाएगा कांग्रेस के साथ, सीपीआई सीपीएम के साथ, वो सारे रणनीतिकार लालू प्रसाद ही हैं। लेकिन अंदर खाने से ये भी खबर आ रही है कि कल भोला यादव ने एक संकेत दिए थे कि 60 सीटों पे जो चुनाव होंगे उसके 60 सीटों पे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी अंदर खाने से है कि ये तय हो गए हैं, लेकिन अभी घोषणा नहीं हुई है। वहाँ महागठबंधन के एक सहयोगी हैं कांग्रेस, उन्होंने भी अपना ताल ठोका है और वो भी अपने जीत पे अड़े हैं कि हम 65 से 68 सीट से ज्यादा सीटों पर लड़ेंगे। हालांकि राजद ने साफ तौर पर कहा है कि आपको 58 सीट दिया जाएगा, उस पर आप लड़िए, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया है। तो कहीं ना कहीं अभी तक वैसे ही स्थिति एनडीए में भी है। एनडीए, हालांकि जदयू और जो मेन घटक दल है एनडीए के, जदयू और भाजपा और जदयू में आंतरिक समझौता फार्मूला तय हो गया है, लेकिन जो चिराग का जो स्टैंड है, जो लोजपा का स्टैंड है, वो काफी अड़ियल है और उसका खामियाजा उठता है। क्या बिहार में एलजेपी की पैठ इतनी मजबूत हो गई है
कि लगातार जिस तरह से जनाधार है एनडीए की जो सरकार, डबल इंजन सरकार यहाँ चल रही है, उसमें अगर वो अलग होते हैं तो क्या उन्हें प्रभाव नहीं पड़ेगा? जिस तरह से एनडीए लहर में ऐसा कुछ होता था कि जिसको भी टिकट मिली वो जीत गए। देखिए, जितने छोटे दल हैं तो वो कहीं ना कहीं उन लोग का होता क्या है कि जो छोटे दल हैं वो विधानसभा चुनाव में ही उनकी जो बार्गेनिंग होती है, तो सारे कम से कम सारे जो छोटे दल हैं उनकी रणनीति होती है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिले और हमारे जो विधायक हैं वो ज़्यादा जीत के आए, क्योंकि हमको जो विधानसभा है उसमें हमको तवज्जो मिले और हम एक सरकार पे एक प्रेशर पॉलिटिक्स का दबाव बना सकें। तो इसमें सारे छोटे दलों का ये रणनीति रहती है। और आपको बता दें कि अभी तक, हालांकि ये एक सूत्रों के हवाले से, बीजेपी के सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि ये आपको 1 या 2 दिन में ये फाइनल डिसीजन हो जाएगा और ये लोजपा के साथ सीट का बंटवारा हो जाएगा और ये अपना ऐलान कर देंगे। आपको बता रहे हैं कि ये इस चुनाव में जैसे जैसे पहले चरण का है तो इसमें पहले चरण का ही उम्मीदवारी को लेकर ये ऐलान होगा, दूसरे चरण का फिर दूसरे में होगा, तीसरे चरण का तीसरे में होगा। तो ये ऐसा नहीं है कि एक ही बार में तीनों चरण का उम्मीदवारों का घोषणा हो जाएगा। जिस तरह से अभी तक तो नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू होनी है और जिस तरह से हम देखें कि तैयारियों को लेकर सभी नेता अपने अपने क्षेत्र में मजबूत दावेदारी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो कहीं ना कहीं लोगों के बीच आक्रोश है, जो सिटिंग एमएलए हैं सर, उसके खिलाफ आक्रोश है, उम्मीदवारी बदलने की मांग है। तो क्या लगता है कि इस चुनाव में अभी तक जो देर हुआ है घोषणा करने में, उसमें ये कितना असर डालेगा? क्योंकि एक ही सीट से 2 प्रत्याशी, 3 प्रत्याशी और वो भी एक ही पार्टी से दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो उसे लेकर क्या सोचते हैं आप? देखिए, जो 2015 में जो चुनाव हुए थे तो वो समीकरण दूसरा था और ये जो समीकरण है ये 2010 के समीकरण पे चलेगा। जो फॉर्मूला तय होगा 2010 के समीकरण पे तय होगा। तो उसमें आपको जो जदयू था वो बड़े भाई की भूमिका में निभाया था और उसको सीट उसके खाते में ज्यादा सीट आई थी और ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ा था जदयू, और बीजेपी उससे कम सीटों पे और लोजपा उससे भी कम सीटों पे लड़ा था। तो ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं उस रणनीति के तहत 2010 के समीकरण पे चलेगा। हालांकि आपको बता दें कि ये जो समीकरण है ये इसमें क्या हुआ कि जैसे एक ही उम्मीदवार बार बार वहां से जीतते आए, तो कहीं ना कहीं उनका जो जनता है उस क्षेत्र के वो अपने विकास के कैटेगरी पे वो खड़े नहीं उतरे हैं। तो कहीं ना कहीं उस कैंडिडेट के खिलाफ जनता में आक्रोश है। सर, जिस तरह से महागठबंधन से एक एक दल छोड़ करके जा रहे हैं और तेजस्वी यादव, कहा जा रहा है मीडिया में कि तेजस्वी यादव किसी भी छोटे दल, सहयोगी दल को भाव देने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा चले गए, मांझी चले गए, अब CPI-ML भी। तो क्या लगता है कि आरजेडी जो है और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने आप को देख रहे हैं कि अगर ये सहयोगी दल हमारे साथ न भी हों तो हम अकेले मैदान देखिए, कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की ये अब उनकी जो राजनीतिक सलाहकार हैं वो कैसा उनका सलाह दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राजद को भी और तेजस्वी यादव को भी सहयोगी पार्टियों को लेकर चलना होगा, कहीं ना कहीं समझौता करना होगा। ये कांग्रेस से करे, जो वामपंथी पार्टी है उनसे करे। आपको बता दें कि जो भाकपा माले हैं उससे भी महागठबंधन का रिश्ता टूट गया है और कल ही बयान आया था जो भाकपा माले के जो महासचिव है कुणाल जी, उन्होंने बयान दिया था कि हमने 30 सीटों पे प्रस्ताव रखा था तेजस्वी यादव के सामने, लेकिन उन्होंने 20 सीटों का हमें ऑफर दिए। लेकिन कुणाल जी ने बोला कि हम जो 30 सीट पे जो 90 के दशक से हम फाइट करते आ रहे हैं उससे हमको कम मंजूर नहीं है। और आपको बता दें कि पहला ऐसा पार्टी है भाकपा माले जिन्होंने अपना पहला सूची जारी कर दिया है 30 सीटों का। जो आपको एक तो आपको 16 जिला में होने वाले हैं चुनाव, इसमें भागलपुर है, बांका है, पूर्णिया है, लखीसराय है, नवादा, पटना का ग्रामीण क्षेत्र है, भोजपुर है, बक्सर है, कैमूर है। तो ये सब क्षेत्रों में क्योंकि भाकपा माले का इस सब क्षेत्रों में गढ़ रहा है तो वो उस सीटों को ये तो दावेदारी है, उन्होंने अपनी मांग को लेकर अपना रास्ता तलाश लिया। वही बात बता रहे हैं कि मुकेश सहनी की बात हम करेंगे, VIP, वो भी वहाँ गठबंधन का एक घटक दल है। वो भी कल मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 25 सीट से कम हमें मंजूर नहीं है और 25 सीट में हमें कोई आपत्ति भी नहीं है। तो क्या ये जो वादे किए जा रहे हैं मीडिया के सामने,
ये सिर्फ दिखावा है या फिर कुछ परिवर्तन? देखिए, मुकेश सहनी के साथ समस्या है कि वो अभी वैसा, जैसे उपेंद्र कुशवाहा ने बगावती झंडा बुलंद किए और उन्होंने महागठबंधन से बाहर जाने का रास्ता अपनाया। और आपको बता दें कि जो बसपा से उनका गठबंधन हो गया है। और एक ये भी फॉर्मूला चल रहा है कि अभी उपेंद्र कुशवाहा चूंकि अभी बार्गेनिंग के तलाश कर रहे हैं और उन्होंने दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और कभी वो बीजेपी नेता से भी संपर्क में हैं और कांग्रेस के नेता अहमद पटेल से भी संपर्क में हैं। और अभी भी उनको आशा है कि कहीं ना कहीं महागठबंधन में हमको एक सम्मानजनक सीट मिलेगी। हालांकि वो दोनों तरफ एनडीए में भी अपना फॉर्मूला तय कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपना गोटी सेट कर रहे हैं और कांग्रेस में भी। तो और आपको बता दें कि एक थर्ड फ्रंट जो पप्पू यादव भी हैं, जो बहुत सारे छोटे छोटे दल हैं उनके साथ, छोटे छोटे जी, भीम आर्मी, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी, तो बहुत छोटे छोटे दलों के साथ उन्होंने एक फ्रंट बनाया है। उनका भी कहना है कि हम अलग चुनाव लड़ेंगे। सर, एक थर्ड फ्रंट का जो बात है, सिंपल है कि पक्ष और विपक्ष जो एनडीए गठबंधन और महागठबंधन, इसके अलावा थर्ड फ्रंट की बात यशवंत सिन्हा भी कर चुके हैं, पप्पू यादव भी कर रहे हैं और मायावती सुप्रीमो जो बसपा की सुप्रीमो है मायावती, उनकी पार्टी के साथ भी गठबंधन रालोसपा का हो चुका है। तो ये थर्ड फ्रंट मेन कौन उभर कर आएगा? देखिए, अभी थर्ड फ्रंट पूर्ण रूप से अभी थर्ड फ्रंट का आकार नहीं लिया है। जितने भी यहाँ आपको यशवंत सिन्हा जो पूर्व केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने भी अरुण जो जहानाबाद के सांसद है अरुण कुमार, उनके साथ मिलकर एक थर्ड फ्रंट बनाया है। लेकिन अभी तक ये जो जितने भी दल हैं, ये तीसरे फ्रंट का अभी आकार पूर्ण रूप से नहीं लिए हैं। सब जो भी पप्पू यादव भी बोले कि थर्ड फ्रंट बनाए हैं, ओवैसी आए हैं तो वो भी बोले हैं कि हम थर्ड फ्रंट के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। यशवंत सिन्हा भी बोले कि हम एक अलग फ्रंट बनाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं आपको दिखाता है कि जितने छोटे दल हैं, ये एक प्लेटफॉर्म पर आके चुनाव लड़ने की रणनीति नहीं तय कर पा रहे हैं। एक और बात राजनीति में आती है, थर्ड फ्रंट हो या जो भी हम लोग कहें, लेकिन वोट काटने की बात की है, कुछ लोग वोट कटवा हैं। तो क्या लगता है कि जिस तरह से ये छोटे छोटे दल अपना अपना रास्ता तय कर रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी भी मैदान मारने को तैयार हैं, तो इससे किसको फायदा किसको नुकसान? देखिए, ये जितने छोटे छोटे दल हैं, ये कहीं ना कहीं एक तो इनका वजूद नहीं है, बहुत सारे सीटों पे इनका खास महत्व नहीं रह जाता है। लेकिन कुछ आपको बता दें कि 5 से 10 सीट वैसा हो, 1 से 10 ही सीट वैसा हो जहां के कुछ प्रभाव ये डाल सकते हैं। हालांकि ये थर्ड फ्रंट बना के चुनाव लड़ेंगे तब ये डाल सकते हैं। अब अगर ये बिखर जाते हैं, बिखर कर और चुनाव लड़ते हैं, तो इनका कोई खास वजूद न महागठबंधन को घाटा पहुंचा सकते हैं न एनडीए को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। वर्तमान मौजूदा जो बिहार की राजनीतिक हालात है उस पर चर्चा हमने अपने से वरिष्ठ सहयोगी धनंजय से की। इन्होंने बताया कि जिस तरह से एक थर्ड फ्रंट बिहार में आकार ले रहा है, ये वैसे नेताओं की समूह है, वैसे राजनीतिक दलों की समूह है जिनका कोई खास बड़ा जनाधार तो नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं इस चुनाव में अपनी भागीदारी तय करने के लिए कोशिश में जुटे हैं। लेकिन अब देखना यही होगा कि पहले चरण का जो मतदान है उसका नामांकन आज से शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक कोई भी गठबंधन अपने से जो उम्मीदवारों की लिस्ट है, अपने जो सीटों पे जो मैदान में प्रत्याशी उतरेंगे उसकी घोषणा नहीं कर पाया है। लेकिन अब वो भी कयास लगाए जा रहे हैं कि 1 से 2 दिन के अंदर ही ये सारे जो कयास हैं वो दूर हो जाएंगे और ये अपना लिस्ट जारी कर देंगे। आप देख रहे थे शिफ्ट इंडिया का एक खास कार्यक्रम चुनावी चर्चा। अगर बिहार की राजनीति से जुड़ी कोई भी समस्या और कोई भी प्रश्न और सवाल आपको है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हम अपने सहयोगियों की मदद से उस मुद्दे पर बात करेंगे और आपकी सारी समस्याओं को दूर करेंगे। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखते रहें शिफ्ट इंडिया। धन्यवाद।